तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार फोकस होंगे, अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। है तो सर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। आपका एक सर आपके समस्याओं को दूर करने के लिए आपके साथ जो गणित में तकलीफ़ें होती है, परेशानियां होती है, जो गणित को आप हेजिटेटेड सब्जेक्ट मानते हैं, गणित को ऐसा मान के चलते हैं कि गणित एक डरावनी विषय है। मेरे प्यारे भाई, ये सब का सब चीज़ें अंधविश्वास, ये सब का सब चीज़ें आपको दूर हो जाएगी अगर आप मेरे साथ टारगेट एकेडमी यानी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते हैं। तो आपके साथ जो भी रत्ती भर भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां आ रही है सर, ये परेशानी हम आप लोगों के साथ जुड़ करके उस कठिनाई को, उस तकलीफें को दूर करने वाले हैं। तो सर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है टारगेट एकेडमी। आपका यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी सर, ये टारगेट एकेडमी न सिर्फ आपका एक यूट्यूब चैनल है, ये आपका एक अपना घर बन करके रहने वाली है। आप अपना घर क्यों? तो सर ये अपना घर इसलिए इसको हम बोलने वाले हैं क्योंकि मेरे प्यारे भाई, आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप क्लास कर रहे हैं, कोई नो डाउट कोई दिक्कत, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आपका सर जो समस्याएं, परेशानियां, डाउट, वो चीज़ें रह जाती है सर, आप लिख करके भी कॉमेंट में भेज सकते हैं। सर उन समस्याओं पर जरूर एक वीडियो आपके लिए, एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। इसके लिए निस्वार्थ भाव से आपके साथ सर काम होने वाली है मेरे प्यारे भाई। इसके बदले में और आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतनी काम करना है कि सर टारगेट एकेडमी को अप्रिशिएट करने के लिए, आत्मबल देने के लिए, एक हौसला बढ़ाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार दोस्तों के बीच भी शेयर करना है, जिनसे मेरे प्यारे भाई हम एक बुलंद होकर के, बुलंद हौसले के साथ आपके बीच उपस्थित रहें और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। तो आपका टारगेट एकेडमी में फिर से एक दोबारा से स्वागत है। तो जुड़िए सर टारगेट एकेडमी के साथ और आप भी अपनी मंजिल को हासिल करिए। मेरे प्यारे भाई, आपका जो एग्ज़ाम का बोर्ड रहने वाली है वो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में हम लोग ये टारगेट लेकर के चलेंगे। टारगेट एकेडमी में सर एक ही टारगेट, आप कहेंगे कि क्या चीज़ का? तो मेरे प्यारे भाई, टारगेट एकेडमी का एक ही टारगेट रहने वाली है, जो आपको टारगेट एकेडमी में, अगर हम मैथ की बात करें तो मेरे प्यारे भाई, मैथ में 100 में 100 की टारगेट लेके चलनी है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी सी टारगेट हो जाता है, एक बड़ा सा लक्ष्य हो जाता है। ये लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें? तो सर इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेरे साथ अगर लगातार जुड़ते हैं, ईमानदारी से जुड़ते हैं, आप कहीं भी रहते हैं। वैसे सर आपको पता है अभी का समय जो चल रहा है, ये सीजन चल रहा है। सीजन मतलब क्या होता है? जो कटनी वगैरह का है ना, गांव घर में खेती वगैरह का कटनी चल रहा है। इस कटनी में आप लगातार बिजी हो जाते हैं, थोड़ा सा क्लास मिस हो जाता है। तो इन सारे बच्चों के लिए, इन सारी समस्याओं पे अगर आप क्लास मिस कर जाते हैं, इसको आप भरपाई करना चाहते हैं, इसका आप कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आप सीधी तौर पे टारगेट एकेडमी के साथ जुड़ते हैं अगर बच्चे, तो आपको बहुत सारी तकलीफें, परेशानियां दूर हो जाने वाली है ना। तो सर हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की बात करने वाले हैं। 2025 को टारगेट करके चलेंगे और इसमें करने क्या वाले हैं? तो बच्चों आपका जवाब रहेगा कि सर आप क्या करने वाले हैं इसमें हम लोगों को एक संकल्प करनी है। क्या करनी है? तो आप कहेंगे सर एक संकल्प इस चीज का आप भी मेरे साथ संकल्प करेंगे और हम भी आपके साथ संकल्प करेंगे। संकल्प सिर्फ इस बात की कि सर टारगेट एकेडमी के साथ एक ईमानदारी का परिचय देते हुए जुड़ेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे चीज़ों को, है ना। और इस संकल्प में ये संकल्प करना है इसके साथ साथ कि गणित में हम ईमानदारी से सर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ आपको बता दें कि सर समस्याएं, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, गणित में ये परेशानी है, ये दिक्कतें, ये चीज़ें समझ में दिक्कतें होती है, सारी उलझनें खत्म होने वाली है। आप कहेंगे ये कैसे सर? तो ये बोलने से पहले हम मेरे प्यारे भाई चीज़ों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का तरीका जो होता है, चीज़ें जो समझाने का, जो समस्याओं को दूर करने का, जो परेशानी को दूर करने का, हल करने का एक जरिया होता है, वो मेरा एक जरिया ऐसा है कि आपको लिखने से ये चीज़ें पता चल रहा होगा कि शून्य से शिखर तक की तैयारी। शून्य से कहाँ तक? तो प्यारे बच्चे आप बोलेंगे सर शिखर तक। दोस्तों हमें पता रहती है कि हम लोग जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, हम लोग को ढेर सारी परेशानियाँ, तकलीफें होती रहती है। गणित में शुरुआत में अच्छे ढंग से अगर पकड़ नहीं बना पाते हैं तो शुरुआत में अच्छे ढंग से पकड़ नहीं बनाने के बाद ये चीज़ें हो जाती है। गणित से आपका धीरे धीरे दिल लगी टूटने लगता है। गणित से हम लोग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डरने लगते हैं। तो इस डरने की चीज़ें, आपके मन में जो भी चीज़ें चल रहा है, इन चीज़ों से ऊपर उठ करके थोड़ा टारगेट
टारगेट एकेडमी के साथ जुड़िए। ये सारी परेशानी आपका दूर करने वाले हैं सर। आप ये कहेंगे मेरे साथ जुड़ करके कि सच में अब लगता है कि हम गणित में एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, गणित में एक अच्छा कर सकते हैं। और सर गणित की बात अगर कहें तो मेरे प्यारे भाई गणित तो बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट होता है। गणित को तो पढ़ के आपको पूरी तरह से एक समझ विकसित हो जाएगी, जिस समझ से आप किसी भी विषय को एक ढंग से अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक तरीका से ये अब आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, एक समझदारी आ जाएगी, जिस समझ से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और कैच कर सकते हैं। गणित का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब ये हो जाता है मेरे प्यारे भाई, किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि आप कहेंगे सर क्या कहा है, तो मेरे प्यारे भाई किसी ने सच ही कहा है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मेरे प्यारे भाई मैथमेटिक्स को तो सभी विषयों की श्रृंगार कही जाती है। आप कहेंगे सर मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो इससे ये मतलब होता है कि गणित जो होती है इतनी प्यारा सा सब्जेक्ट होती है जो आपको यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करने वाले हैं, है ना बच्चों। अगर हम 5 लिखें, यहाँ पे 5 लिखें, तो ये दुनिया के किसी भी कोना में जाएंगे तो इसको 5 ही बोला जाएगा। आप कहेंगे सर जी हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, 5 को 5 ही बोला जाएगा। ये एक ऐसा लैंग्वेज बन के रह जाती है जो पूरा दुनिया के किसी भी कोने में सेम ही चीजें रहती है, वो बदलता नहीं है ना। लैंग्वेज बदल सकता है बट मैथ की जो कंसेप्ट होती है, मैथ की जो डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है, हाँ या ना। तो आप लोग कहेंगे जी हाँ जी सर बिल्कुल बदलता नहीं। तो इसी प्रकार से इसीलिए ये कहावत से मशहूर होता है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। दोस्तों आप भी गणित के साथ डरे नहीं, गणित के साथ जुड़ें। गणित के साथ अगर जुड़ेंगे, गणित से अगर मोहब्बत करेंगे तो गणित आपको कभी धोखा नहीं देने वाले हैं, है ना। दुनिया में बहुत सारे माँ बाप के सिवा सारे लोग धोखा देने वाले हैं, कोई भी स्थिर रहने वाला परमानेंट के लिए नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गणित के साथ जुड़ते हैं तो ये भी आपके साथ हमेशा माँ बाप की तरह परमानेंट रहने वाले हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। तो और शिक्षा कभी भी आपको बेकार नहीं जाता है, शिक्षा हमेशा कामयाब होता है, शिक्षा हमेशा उपयोगी होता है, शिक्षा हमेशा आपकी जिंदगी में लाइफ में कहीं ना कहीं उपयोग में आती ही रहती है। तो सर आपको बता दें कि इसमें शून्य से शिखर तक की तैयारी आपको हम गणित में करवाने वाले हैं। गणित में जो तैयारी हम लोग का प्रोसेस रहेगा, तैयारी करने का प्रक्रिया रहेगा, तरीका रहेगा, वो कहाँ से, शून्य से शिखर तक की तैयारी। हम लोग टारगेट शून्य से उठा के करेंगे और कहाँ तक रखने वाले हैं, 100 तक रखने वाले हैं, 100 के करीब तक पहुँचने वाले हैं। तो इनके लिए बस आपको एक रणनीति अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि थोड़ी सी अगर आपको कोई भी लड़ाई लड़नी है या कोई भी आपको अच्छे काम करना है, किसी का आप सपोज कीजिए कि आपके यहाँ की कोई शादी ही है, तो उन शादी के लिए आप 1 सप्ताह पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। उस शादी के लिए आप 1 महीना पहले से, 2 महीना पहले से, मतलब जितनी ज़्यादा आर्गुमेंट रहता है, सजावटे की चीज़ें रहता है, जितनी अच्छे से आप अरेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, उतने पहले से उसमें घुल मिल करके लग गए होते हैं कि ये चीज़ ये करना है, फलाना को ये चीज़ का पैसा देना, उसको ये करना है, ये टेंट वाले करना है। इन सब चीज़ों को पहले से आप क्या किए रहते हैं, अरेंज किए रहते हैं, तभी जाकर के एक शादी एक अच्छे ढंग से अरेंज हो पाता है और हो पाता है। सजावट की कामें सभी चीज़ें सुदृढ़ तरीका से देखने को मिलता है। तो सर ये बोर्ड की जो टारगेट लेकर के चलते हैं 2025 की मेरे प्यारे भाई, तो 2025 के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक शब्द अपनाना है, सेक्रीफाइस। अधिक से अधिक अपने रिश्तेदार को नाराज करना। रिश्तेदार को नाराज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनसे लड़ाई करेंगे, मतलब वो आपको मंगाएंगे बुलाएंगे, लेकिन सर नहीं, 1 साल कम से कम आपको वक्त देना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल। और 1 साल मेरे प्यारे भाई अगर आप वक्त देते हैं, पढ़ाई को अपने गणित में वक्त देते हैं, रिजल्ट लाते हैं, तो फिर रिजल्ट के बाद ना आपको जो समय मिलेगा उस समय में आप सभी रिश्तेदार के यहाँ जाइए मिठाई लेकर के। सभी आपको रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पेक्ट से अच्छे से आपको बैठाएंगे और फिर आपको ही पूछ करके, आपसे ही इंस्पिरेशन लेकर के अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों उससे आप नाराज नहीं हो रहे हैं, आप अपने कामों में अभी व्यस्त हैं, इसीलिए वो लोग नाराज होंगे और उनको मनाना तो सर आपकी काम है, आपकी, है ना, आपकी रिजल्ट की वो प्रकोप से सारे लोग आपको जो भी जितने भी लोग नाराज होंगे वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। ये प्रकृति है सर। तो हम लोग सीधी तौर पे ये चीज़ें समझ में आ गया कि संकल्प बैच में क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं। तो संकल्प बैच में हम लोगों का गणित में शून्य से शिखर तक की तैयारी होने वाली है। और सर आपको बता दें कि कोई भी चीज़ का तैयारी करने के लिए हम लोग को रणनीति बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वो रणनीति के लिए सबसे पहले हमारा जो महत्वपूर्ण काम होगा वो ये होगा कि न्यू
यानी न्यू सिलेबस की समझ होनी जरूरी है। न्यू सिलेबस आपको सेम वैसे ही काम करता है जिस तरह से आप देखेंगे किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार का होना जरूरी होता है। वो हथियार, अगर बिना हथियार का आप लड़ाई में उतर जाते हैं तो इसका मतलब आप सफल होने की गारंटी 0% हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप अच्छे रिजल्ट लाने की इच्छा से, अच्छे रिजल्ट की चाहत से अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको सिलेबस की, और उसमें भी न्यू सिलेबस की जानकारी होनी जरूरी होती है। अगर आपको न्यू सिलेबस की जानकारी हो गया तो आप कहेंगे सर अब किस चीज़ के बारे में हमको जानना जरूरी हो जाता है पढ़ाई को करने से पहले। तो बच्चों वो है आपका एग्जाम पैटर्न। तो सर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें एक एक करके आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो फिर हम लोग एग्जाम पैटर्न पे भी चर्चा करने वाले हैं और एग्जाम पैटर्न को भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, चीज़ों को देखते हैं। तो सर हम लोग का मिशन आपको 2024 के लिए काम करने वाले हैं, 2025 के लिए, सॉरी 2025 के लिए। तो मिशन हम लोगों का क्या रहने वाली है, 2025, है ना। और आप पता ही है तो न्यू सिलेबस, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। मैथ में अगर मार्क की बात किया जाए तो बच्चों कितनी मार्क्स, तो आप कहेंगे सर 100 मार्क्स, यानी 100 अंक हम लोगों के पूरा का पूरा गणित में रहता है। कहीं ना कहीं ये एक मार्क्स को पूरा लेवल देने वाले मार्क्स होता है, अपने आप में एक अच्छा मार्क्स होता है 100 मार्क्स, है ना। और 100 मार्क्स से सर बता दें कि गणित ही एक ऐसी विषय होती है जो आपको शून्य पे भी आपको धोखा दे सकता है, और गणित ही एक ऐसी विषय होती है जो आपको 100 में 100 भी मार्क्स देने का कैपेसिटी, क्षमता रखते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं अब अपना सिलेबस। तो बड़ा ही प्यारा सा सिलेबस है सर। यूनिट 1 यानी पहला यूनिट जो है हम लोगों का वो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। यूनिट 1 बोलेंगे कौन सा, तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। पहला यूनिट हम लोग का क्या रहने वाला है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये सर एक ऐसा प्यारा सा यूनिट है, प्यारा सा यूनिट कहें। उस यूनिट में अगर चैप्टर की बात करें तो वो इकलौता एक चैप्टर है जो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। बोलेंगे दोस्तों मेरे साथ, बोलते रहेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। पहला चैप्टर है, इकलौता चैप्टर है जो आपका नाम रहेगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यूनिट पहला अगर हम देखें तो संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जो सारे सब्जेक्ट में सारे आपको चैप्टर में हेल्पफुल होता है। सारे चैप्टर में हेल्पफुल का मतलब सभी में सहयोग करने वाली ये यूनिट होती है संख्या पद्धति। इसका समझ होना बहुत जरूरी होता है। गणित का बेसिक है आपको यूनिट सिस्टम यानी नंबर सिस्टम, जो आपको वास्तविक संख्या के बारे में समझना पड़ता है। इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर इस चैप्टर में मोटा मोटी अगर हमको आप जानकारी देना चाहेंगे तो क्या बताएंगे, तो सर इसमें वास्तविक संख्या में हम लोग बहुत कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं, संख्याओं के साथ खेलने वाले हैं। मतलब प्रकृति में, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसको कितनी कितनी वैरायटी में कितनी मतलब बांटा गया है तरीका, ये सारी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो संख्या पद्धति दैट मीन्स उसके अंदर अगर चैप्टर की बात किया जाए तो आप कहेंगे सर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो 1 से गिनती शुरुआत करते हैं। फिर हम लोग को थोड़ा समझ हो जाती है तो ये भी पता चलता है अच्छा दुनिया में जीरो भी एक क्या है, नंबर है ना। तो सर जीरो, तो जीरो से जब शुरुआत होती है कोई संख्या तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं गिनती की जो संख्या, गिनते जो आते रहते हैं, हमारी जो माँ बाप शुरुआत में जो सिखाए हुए रहते हैं, बोलो बेटा 1 2 3 4, ये सारी गिनती की संख्याएं जो होती है ये क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या। बहुत ही मजेदार तरीका से सर चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, है ना। मोटा मोटी तो समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, है ना बच्चों, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये सारी संख्याओं के बारे में हम लोग किस चैप्टर में देखने वाले हैं, वास्तविक संख्या के बारे में। सर एक ऐसा प्रश्न होता है जो अपरिमेय संख्या पे उठ के आ जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, वो इस टाइप का कि √2, √3, √5, √7, यानी ये सब का सब बताइए मेरे प्यारे भाई ये कौन सी संख्या। तो आप कहेंगे जी हाँ जी सर बिल्कुल पता है हम लोग को, अपरिमेय संख्या है। ये सभी अपरिमेय संख्या को आपको प्रूव करने के लिए सीधी तौर पे पूछ दिया जाता है कि सिद्ध करें कि ये √2 या √5 या √3 या किसी के साथ दे देगा आपको 1 + 2 √5 इस संख्या को सिद्ध करें कि अपरिमेय है ना बच्चों। तो इसको प्रूव करने के लिए हर एक साल पूछा जाता है। तो मोटा मोटी आपको चीज़ें समझ में आ गया कि संख्या पद्धति में हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में क्या पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, तो बच्चों आप लोग कहेंगे सर संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में इसमें खेलना है, संख्याओं के बारे में समझना। और बड़ा ही प्यारा सा एक गणितज्ञ जो यूक्लिड साहब का भी नाम इसमें आने वाला है। यूक्लिड साहब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। यूक्लिड प्रमेय यानी यूक्लिड
एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ सीखने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। एचसीएफ वैसे तो हम लोग बनाए हैं, मौसा बनाए हैं, भाग विधि से बनाए हैं, गुणनखंड विधि से बनाए हैं, लेकिन दोस्तों आप क्लास 10th में आप क्या चीज़ का जिक्र करने वाले हैं, तो क्लास 10th में आप लोगों को एक अलग से एचसीएफ बताने के लिए सीखने के लिए मिलेगा, जो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाएगा। तो सर आपको पता चल गया कि हम लोगों को वास्तविक संख्या में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। आप लोग कहेंगे जी हाँ जी सर बिल्कुल पता चल गया। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं आगे। दूसरा यूनिट क्या है हम लोगों का सर, बीज गणित। आप लोग कहेंगे दूसरा यूनिट क्या रहने वाली है हम लोगों का, बीज गणित। बीज गणित में अंक कितना पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे भाई 20 अंक। कहीं ना कहीं ये अपना आप में अच्छा मार्क्स होता है, अच्छा अंक होता है। सर 1 मार्क्स का एग्जाम में बहुत अपना आप में वैल्यू होता है, ये तो आपको 20 अंक देने वाले हैं अगर आप बीज गणित को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हैं। तो बीज गणित में यूनिट अगर बात करें तो बीज गणित है, अलजेब्रा है, इंग्लिश में इसको अलजेब्रा बोला जाता है, जिसमें कितना अंक, तो आप लोग कहेंगे सर 20 अंक। 20 अंक में आपको चैप्टर जो बंटवारा हुई है वो चैप्टर आपको 4 चैप्टर में बंटवारा हुआ है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। पहला चैप्टर कौन सा हो जाता है, तो बहुपद। पहला चैप्टर हो जाता है पोलिनोमियल्स, दैट मीन्स बहुपद। पहला चैप्टर का नाम हो जाता है, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है सर, बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद, जिसमें अनेक सारे पद है, बहुत सारे पद है, उसी बहुपद की बात करने वाले हैं हम लोग, पोलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं हम लोग। पहला चैप्टर किसके अंतर्गत, तो बीजगणित के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुत ही मजे से पढ़ने वाले हैं चीज़ों को सर, आप लोग जुड़े रहेंगे तो चीज़ें पता चल जाएगा। बहुपद की अगर बात करें तो इसको 2 भाग में बांट करके पढ़ने वाले हैं, एक पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। सर इन चीज़ों में अभी हम लोग फंसने वाले नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको हम आइडिया दे देते, क्योंकि आपको सर पढ़ने से पहले ये जानकारी होनी जरूरी हो जाती है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट अगर गणित में जग जाता है तो आप यकीन मानो सर कि गणित में डरोगे नहीं, गणित से आप डरोगे नहीं, गणित के साथ आप साथ साथ उनके साथ साथ खेलने वाले हैं। तो सर ध्यान देंगे तो इसको 2 भाग में बांट करके फिर इन चीज़ों को पढ़ने वाले ढंग से। अगर बात करें बच्चों दूसरा चैप्टर की, तो ये तो मेरे लिए तो और हम लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हो जाता है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। 2 चर वाले रेखिक समीकरण, और इसी 2 चर वाले रेखिक समीकरण में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को, मजेदार प्रश्नों को हल करने वाले हैं। 2 चर वाले रेखिक समीकरणों में हम सर आपको बता ही देना चाहते हैं कि चर संख्या के बारे में सुने होंगे, अचर संख्या के बारे में सुने होंगे, है ना। यही चर और अचर के साथ खेलना है, किसमें, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण में। इसी में हम लोग बहुत सारे समीकरण को हल करने वाले हैं, जिसमें से आपको नाम सुने नहीं होंगे, आप क्लास 10th में ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं, है ना बच्चों। तो लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हम लोग समीकरण को हल करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने वाले हैं, वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करने वाले हैं, है ना सर, तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करने वाले हैं। और आपको ये सारे चीज़ सीखने को आपको किस में मिलेगा, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण में। उसके बाद आपका प्यारा सा चैप्टर आ जाता है द्विघात समीकरण। कौन सी सर, तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण में भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में मजे से पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण में आपको सर द्विघात श्रीधारा चार्ज के नियम से द्विघात समीकरण को हल करेंगे, द्विघात समीकरण में मूल निकालने के लिए सीखेंगे, द्विघात सूत्र या श्रीधारा चार्ज का नियम जिसको कहा जाता है उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सीखेंगे। ये सारी द्विघात समीकरण में चीज़ों को सीखने वाले हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मेरे प्यारे भाई आपका लास्ट चैप्टर, बीजगणित का लास्ट चैप्टर आ जाता है क्या, समांतर श्रेणी, जिसका हमें इंतजार रहता है बड़ा ही बेसब्री से, जिसको संक्षेप में एपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे सर एपी, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन भी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इन चैप्टर में भी मजेदार प्रश्नों को करने वाले हैं, है ना। कितना कौन पद रहता है, कितनी नंबर में पदों की संख्या निकालने के लिए बात किया जाएगा, कितना ढेर सारा अगर लाइन लगी हुई है तो उन लाइन में कोई भी आपको संख्या के बारे में कोई भी आपको स्थान पूछा जाएगा, उस स्थान का कौन सी नंबर में वो चीज़ें रखा हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कोई अगर सजा के कुछ चीज़ें रखा हुआ है, अगर वो बता दिया जाए कि 10वां जगह पे कितना नंबर है, 10वां जगह पे कितनी चीज़ें रखा हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ को आपको समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में देखने वाले हैं। एसएन फार्मूला के बारे में इसमें डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों मोटा मोटी आपको पता चल गया कि बीजगणित में अगर 20 मार्क्स मिलेगा तो इस 20 मार्क्स में क्या क्या चैप्टर हो जाता है, तो बहुपद हो जाता है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है और समांतर श्रेणी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपका प्यारा सा चैप्टर आता है जिसका शुरुआत से ही इंतजार रहता है, ट्रायगोनोमेट्री। यूनिट
3 की अगर बात करें विनीत, तीसरा अगर बात करें तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री, 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 त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, है ना। सभी ने इसका नाम पहले से सुन रखे होंगे, हमें पता है ये चीज़ की, है ना सर। इसमें मास की भी अगर बात करें तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा अंक मिलता है आपको, ज़बरदस्त अंक मिलता है 20 अंक। और 20 अंक में अगर चैप्टर देखें तो कोई ज़्यादा नहीं सर, जैसे आप अलजेब्रा में देखें 4 चैप्टर था, लेकिन इसमें 4 चैप्टर नहीं है मेरे प्यारे भाई, 2 ही चैप्टर है। कितनी चैप्टर? तो 2 ही चैप्टर। एक त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, इसमें 8.1 से हम लोग कहाँ तक काम करने वाले हैं, तो 8.4 तक, है ना बच्चों। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपको 4 ही सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ना होता है और 15 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाता है। बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 5 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स बचा तो मेरे प्यारे भाई एक सवाल तो आपको फिक्स ही फिक्स रहता है। दोस्तों गणित तो एक ऐसी विषय है, एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप ढंग से शुरू से चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पहले से ऑट रहेगा कि जी हाँ जी सर यहाँ से ये मार्क्स पूछा जाएगा। बच्चों 8.1 से 8.4 में अगर बात करें तो कितनी मार्क्स? 15 मार्क्स। बच गया कितना? 5 मार्क्स आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, है ना सर। इसमें आपको 5 मार्क्स का एक सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। आप कहेंगे हर एक साल सर? हाँ सर, हर एक साल। किसी साल ऐसा ही होगा जिस साल आप ये समझेंगे कि आप पूरी उस साल में ही वो साल ही खराब हो जाएगा जिस साल नहीं पूछा जाता है, लेकिन हर एक साल आपको इसमें से एक प्रश्न उठता है बोर्ड में। ये आपको सीधा सीधा 5 मार्क्स का डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमिति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर त्रिकोणमिति के फादर्स की बात करें तो हिप्पार्कस दोस्तों, ये एक यूनानी गणितज्ञ थे। कहाँ के? यूनान के रहने वाले गणितज्ञ, है ना सर। इसकी थोड़ा सा इतिहास जान ले। वैसे तो मेरे प्यारे भाई अगर हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें गणित को, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में गणित का फादर्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्री अगर बोला जाए तो वो श्रेय जाता है हमारे ही देश के, और हमारे ही देश के साथ साथ जहाँ से हम लोग रह रहे हैं, हमारे ही राज्य के, बिहार के पाटलिपुत्रा, जो आधुनिक समय में अभी के टाइम में जिसको पटना हम लोग जानते हैं, वहाँ के रहने वाले, है ना, बड़ा ही फेमस गणितज्ञ, जिसको आप प्रसिद्ध गणितज्ञ कह सकते हैं, खगोल शास्त्री जो हुआ करते थे, वो आपको आर्यभट्ट साहब ने दुनिया को बहुत सारे चीज़ों को दिए। क्योंकि सर अगर आप कहें तो त्रिकोणमिति को क्या दिए, तो त्रिकोणमिति को जो आपको साइन का जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, साइन का जो जया दिए हैं, ये आर्यभट्ट साहब ने ही दिए हैं, जिसको साइन फंक्शन के नाम से भी बच्चों जाना जाता है, साइन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर यूनानी गणितज्ञ के अनुसार से देखेंगे तो हिप्पार्कस को माना जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम लोग अपने मुल्क के आधार पे, अपने अगर भारतीय इतिहास के आधार पे गणित का अगर बात करें तो उसमें आपको श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। और अगर बच्चों बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट बड़ा ही फेमस गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने दुनिया को जीरो का कंसेप्ट दिया, दशमलव का कंसेप्ट भी उन्होंने ही समझाए दुनिया को, है ना बच्चों। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अगर ऐसे ऐसे महान पुरुष रह सकते हैं, ऐसे ऐसे महान गणितज्ञ जन्म ले सकते हैं, तो गणित क्यों नहीं हमारे रगों में होगी, गणित से क्यों नहीं हम लोग मज़े से चीज़ों को जोड़ करके पढ़ेंगे, है ना सर। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। वो आपका चैप्टर लेंगे हम लोग सर नियामक ज्यामिति। कौन सी सर? नियामक ज्यामिति। और मेरे प्यारे भाई ये चैप्टर भी अपने आप में खास है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें सोने वाले व्यक्ति की कहानी आप लोगों को सुनाएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे, द रेने देकार्ते की। द रेने देकार्ते एक ऐसा गणितज्ञ थे जो सोचते सोचते एक कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट का, नियामक का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, वर्टिकल लाइन का कंसेप्ट दुनिया को दे दिए। आप सोते हैं तो सर सिर्फ सोते हैं, लेकिन बच्चे कुछ इंसान ऐसे भी हैं यहाँ पृथ्वी पे और हुए थे जिन्होंने क्या करते हैं, सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ को सोचते रहते हैं, आइडिया लेते रहते हैं, है ना। वो बेड पे पड़े इसलिए नहीं रहते हैं कि वो सो रहे हैं, वो बेड पे इसलिए भी लेट तक सोए हुए रहते हैं कि वो कुछ चीज़ों पे थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो चीज़ों को हल करने की प्रयास करते रहते हैं। तो बच्चे ऐसे ही महान गणितज्ञ द रेने देकार्ते के बारे में, द रेने
दकार्ते के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। द रेने दकार्ते की कहानी आप लोगों को ढंग से अच्छे से मज़े से बताने वाले हैं। नियामक ज्यामिति में आपको ज्यामिति अगर बात करें तो ज्योमेट्री एक अलग चैप्टर है, लेकिन बच्चे हम लोग नियामक ज्यामिति की बात कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे अंक कितना पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे भाई इसमें 10 अंक पूछा जाता है। कितना अंक, तो 10 अंक। ये भी अपना आप में प्यारा सा चैप्टर है, 10 अंक पूछा जाता है। और नियामक ज्यामिति में पढ़ने क्या वाले हैं, निर्देशांक सब निकालने के लिए सिखाएंगे बच्चों। अगर आप बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज का भुजा नहीं सर, शीर्ष पता रहने पे, शीर्ष बिंदु पता रहने पे, शीर्ष बिंदु x और y के फॉर्म में रहेगा निर्देशांक। ये तीनों बिंदु अगर पता रहेगा तो मेरे प्यारे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस बिंदु के मार्फत त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखने वाले हैं, एरिया निकालने के लिए सीखने वाले हैं। ये एरिया कैसे निकलेगा, इस एरिया को देखने वाले हैं इस चैप्टर में नियामक ज्यामिति में। सेक्शन फार्मूला, नियामक बिंदु के साथ साथ हम लोग कितना टर्म में भाग में बटा रहता है, अंतर विभाजन देखने वाले हैं, बाह्य विभाजन देखने वाले हैं। ये रेखा जो बदलती है अनुपात में, कितना अनुपात में बटा रहता है, ये सारी चीज को हम लोग किस में देखने वाले हैं, तो सर नियामक ज्यामिति के अंतर्गत। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपका प्यारा सा स्लाइड आता है और वो यूनिट कौन सा है सर, तो आप बात करेंगे 5वां यूनिट और ज्यामिति। ज्यामिति में भी अपना आप में बड़ा ही जबरदस्त मार्क होता है, जो कितना मार्क, तो आप कहेंगे सर 20 अंक। ये 20 अंक में कितना चैप्टर बटा हो रहा है, कब हम लोग को 20 अंक मिल जाएगा, तो आपको सर काम करना पड़ेगा त्रिभुज में, आपको काम करना पड़ेगा विरीत में, आपको काम करना पड़ेगा रचना बनावट, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन में। अगर हम लोग त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में एक अपना आप में प्यारा सा चैप्टर है जो किसके अंतर्गत आता है, ज्यामिति के अंतर्गत, ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। ज्यामिति में मार्क्स कितना पूछा जाता है वो आप लोग कंफर्म हो गए, 20 अंक। कितना अंक बच्चों, 20 अंक, क्योंकि बिना आपको रणनीति पता रहे आप अच्छे नहीं कर सकते। तो रणनीति आपको जानना जरूरी होता है, आपको पता होनी चाहिए ज्यामिति में कितना अंक मिलेगा और इस चैप्टर में कितना इस यूनिट में कितना चैप्टर की बंटवारा है। तो एक यूनिट है जो ज्यामिति है और इसमें चैप्टर कितना है, तो 3 चैप्टर है। कितनी चैप्टर बच्चों, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ जी सर 3 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर आपको आ जाता है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 मार्क्स तो इससे सर फिक्स रहता है। 5 मार्क्स इसलिए फिक्स रहता है क्योंकि एक थ्योरम तो डायरेक्ट पूछ ही दिया जाता है। आप कहेंगे कौन सा ऐसा थ्योरम, तो जो थ्योरम में आपको उलट पुलट करके कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, जैसे थेल्स के बारे में पूछ ले, या फिर आपको थेल्स के विलोम के बारे में पूछ ले, या फिर पाइथागोरस के बारे में पूछ ले। इस तरह से आपको कोई भी एक थ्योरी डायरेक्ट बोर्ड में उठ के आ जाता है। अन्य सारी थ्योरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं किसमें, त्रिभुज में। त्रिभुज में बेस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है आपको ये थेल्स हो गए, थेल्स का विलोम हो गया, पाइथागोरस हो गया, ये तीनों हो गया। इसके साथ साथ और सारे थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले बड़ा ही डिटेल्स में। जब पढ़ने लगेंगे तो चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो मेरे प्यारे भाई त्रिभुज में मोटा मोटी क्या देखने वाले ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो एक चैप्टर है विरीत। विरीत में भी बहुत सारे थ्योरी होता है, विरीत में भी थ्योरी को देखेंगे। और विरीत के चैप्टर में अगर बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा उठ करके आता है। विरीत में सवाल भी हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं, इनमें कुछ कुछ थ्योरी भी देखने वाले हैं। तो ये आपको विरीत से संबंधित चैप्टर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हम लोग का बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर, वो आता है बनावट, कंस्ट्रक्शन, रचना। सर इस रचना से तो ये कहें कि सर हाथ पकड़ के आपको 5 मार्क्स सिखाने वाले हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है संभव सर, उसमें भी ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे भाई इतने ढंग से हम लोग रचना के बारे में समझेंगे, रचना सीखेंगे कि इसमें आपको 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अभी तक आप गिनते रहिए, 5 मार्क्स इससे फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है आपका क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में कितना अंक, तो 10 अंक। कितना अंक बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर 10 अंक। क्षेत्रमिति कितना भाग में बटा हुआ है, क्षेत्रमिति में कितना चैप्टर आ जाता है, ये आपका यूनिट है। यूनिट की अगर बात करें तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में पढ़ने कितना चैप्टर पड़ेगा, तो 2 चैप्टर। एक विरीत से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर हम बात करें बच्चों विरीत से संबंधित क्षेत्रफल की, तो ये वही चैप्टर है जिसमें हम लोग विरीत से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। विरीत से संबंधित जो आकृति बनता है उन चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे एक विरीत में आपको ये देखने को मिलेगा कि त्रिज्यखंड क्या होता है,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वृत्त में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जीवा एक अगर वृत्त को बांटता है दो भाग में तो एक भाग का क्या नाम होता है और दूसरे भाग का क्या नाम होता है। जीवा के संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहने वाले हैं। अगर दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र कोई बनता है, जैसे आप देख पा रहे हैं आइसक्रीम की तरह, आइसक्रीम के डब्बे की तरह। इस आइसक्रीम के डब्बे का हम लोग सिर्फ डब्बे नहीं सोचने वाले हैं, ये आइसक्रीम खाने वाले नहीं है, ये आइसक्रीम के डब्बे का आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा। जिस प्रकार से ये आकृति बन रहा है, तो ये आकृति आइसक्रीम का डब्बा नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये आइसक्रीम का डब्बा जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिज्यखंड कहते हैं। और बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, आपको पता चल रहा होगा कितना मजेदार चैप्टर है। तो इस त्रिज्यखंड का, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। दूसरी बात आप क्या सीखने वाले हैं, तो अगर एक जीवा और इसके संगत चाप द्वारा घिरी क्षेत्र होता है तो वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र का हम लोग एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। इस क्षेत्र का हम लोग क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। फिर इसके साथ साथ एक और क्षेत्र बच जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, इसीलिए आपको वृत्त का जब दो भाग हो गया, एक छोटा वाला ये क्षेत्र और बड़ा वाला ये, इसको लघु वृत्तखंड कहा जाएगा, इसको दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। तो सर उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग पढ़ने के सिलसिले में आ जाएंगे। अभी मोटा मोटी हम लोग को ये रणनीति देखना है, ये चीज़ों को समझ विकसित करना है कि कहाँ क्या पढ़ना है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आप लोग समझ गए क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपको वृत्त से संबंधित और वृत्त से जो आकृति बनता है उन चीज़ों को डिटेल्स में समझने वाले हैं। अगला चैप्टर आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सर ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ये भी अपने आप में। इनमें हम लोग घनाभ की चर्चा करने वाले हैं, शंकु की चर्चा करने वाले हैं, छिन्नक की चर्चा करने वाले, छिन्नक जो बाल्टी की आकार की हो सकती है, या फिर आप गिलास बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, गिलास बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, तो मेरे प्यारे भाई गिलास बोल सकते हैं। इस सारे चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो वो चैप्टर कौन सा, तो बच्चों आप लोग बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल से संबंधित चैप्टर आपको समझ में आ गया कि मेंसुरेशन में दो चैप्टर, एक क्या वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोनों में किस प्रकार की चीज़ों को समझेंगे वो आपको भी आइडिया आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड अगर लेते हैं तो मेरे प्यारे भाई आपको अंतिम चैप्टर की ओर आगे बढ़ गए हैं। आपका गणित का लास्ट चैप्टर जो आ जाता है वो अपना आप में बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स। ये सांख्यिकी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। ये सांख्यिकी आगे चल करके एक बुक ही बन जाता है बच्चों, जो आपको अकाउंट वगैरह में, है ना, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होता है, उनमें आप लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। वैसे हम लोग के क्लास 10th में भी सांख्यिकी बहुत ही मज़ेदार हैं और इस सांख्यिकी के अंतर्गत ही आपको माध्यक, बहुलक, ये तीनों के बीच चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल सब रहता है माध्यक, बहुलक पे। अगर हम सांख्यिकी और प्रायिकता को एक साथ अगर देखें तो बच्चों दोनों को मिला करके जो अंक पूछा जाता है तो वो मेरे प्यारे भाई 10 अंक। कितनी अंक, तो 10 अंक। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे अंक पे आप गौर फरमाएंगे। 10 अंक यहाँ से उठ जाएगा आपको सांख्यिकी और प्रायिकता को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। प्रायिकता में ही बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, इनमें भी बहुत सारे अच्छे चीज़ों के बारे में, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में समझेंगे। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि हम आपको कार्ड भी सिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये भी आप नहीं समझ लेना है, ये भी नहीं समझ जाइएगा कि कार्ड का मतलब आपको कार्ड खेलने के लिए सिखाएंगे। वो सिर्फ आपको गणित रूपी जो समस्याएं हैं उसको हल करने में हम लोग कार्ड सीखेंगे। कार्ड का मतलब ताश, कि ताश में देखेंगे टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, कितनी ग्रुप में बटा रहता है ना सर। ये सारे चीज़ के बारे में अभी हम नहीं बताएंगे, आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप पैसेंस रखेंगे, धैर्य के साथ बने रहेंगे और गणित में एक एक चीज़ों को मज़ेदार तरीक़ा से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रायिकता और सांख्यिकी मिला करके कितना, तो 10 अंक। सांख्यिकी में किस किस चीज़ का चर्चा करने वाले, माध्यक और बहुलक, ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा
चैप्टर है। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग को पता चल गया कौन से चैप्टर में कितना अंक पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से जानकारी हो गई। अगर हम फिर से आपको बता दें तो क्लियर कर दें, तो बच्चों पहला स्लाइड में आपको संख्या पत्ती है जो 10 अंक पढ़ना पड़ता है। 10 अंक आपको एकलौता एक चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर से आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड बीजगणित पढ़ना पड़ता है। और बीजगणित में कितना चैप्टर, तो बच्चे आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोग तुरंत से रिवीजन कर लेंगे कि 4 चैप्टर में बटे रहता है। पहला क्या, बहुपद, दूसरा क्या, दो चर वाले रेखीय समीकरण, और तीसरा क्या, द्विघात समीकरण, और चौथा क्या, समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चारों चैप्टर को अगर हम पढ़ लेते तो हमारा कितना फिक्स हो जाता है, 20 अंक फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति। वही त्रिकोणमिति जो मज़ेदार काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग थीटा बीटा ये सब चीज़ों के बारे में नाम सुने होंगे। सारी चीज़ का उपयोग करने वाले हैं किसमें सर, तो आप कहेंगे सर त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में अंक कितना पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे सर 20 अंक। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है अपना आप में, और उसमें भी आपको 2 चैप्टर में ही 20 अंक, उसमें भी सर 5 अंक तो यहाँ से फिक्स ही रहता है। 15 अंक सिर्फ हम लोग को यहाँ पढ़ना होता है। त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 से 8.4 तक। नेक्स्ट स्लाइड अगर देखते हैं तो फटाफट से एक बार देख लें, रिवीजन कर लें। नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना अंक, तो 10 अंक। सर ये ज्यामिति नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्यामिति है। तो कोऑर्डिनेट ज्यामिति में अगर चैप्टर की भी बात करें तो ये सेम चैप्टर आता है। ये गलती से नहीं लिखा हुआ है, पूरी अच्छे से लिखा गया है। नियामक ज्यामिति जो विनीत है, इस विनीत में यही नाम का चैप्टर है नियामक ज्यामिति, जिसमें द रेने देकार्ते की कहानी हम लोग देखने वाले। 10 अंक फिक्स रहता है। अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़े तो प्यारे बच्चे अब आ गया आपका ज्यामिति। वो नियामक ज्यामिति था और ये क्या है, ज्यामिति। ज्यामिति में कितना अंक, तो 20 अंक। ज्यामिति में कितना अंक सर, 20 अंक। 20 अंक में त्रिभुज, वृत्त, बनावट, ये तीनों मिला करके बच्चे 20 अंक पूछे जाएगा। अगला आप जाता है आपका क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति 2 भाग में बटा रहता है। ये विनीत है, बार बार कर रहे हैं क्षेत्रमिति। इसमें चैप्टर कितना, तो 2 चैप्टर। पहला वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चर्चा कर चुके हैं। दूसरा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपका सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और तो दोस्तों प्रायिकता, ये दोनों मिलाकर के अंक कितना पूछा जाता है, तो बच्चे 10 अंक पूछा जाता है। कितना अंक, तो 10 अंक। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सिलेबस की जानकारी अच्छे से हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड जो लेने वाले हैं आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न तो जानना जरूरी है सर। अगर हम इतना चैप्टर पढ़ लिए तो आपको एग्जाम पैटर्न की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे एग्जाम पैटर्न को जाने बगैर आप एक अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पता रहनी चाहिए कि न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, हम लोगों का एग्जाम में कितना मार्क्स से क्या प्रश्न रहेगा, कौन से प्रश्न कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। तो बच्चे इस चीज़ की समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कितने टाइप का मार्कों की बंटवारा होता है, ये चीज़ें एग्जाम पैटर्न्स को देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए सर, मेरे प्यारे पहला ही कोटेशन से आपको लग रहा होगा कि गणित में हम क्या करने वाले हैं। तो सर गणित को झेलना नहीं है, गणित को हम झेलने के लिए नहीं सिखाने वाले हैं। गणित के साथ खेलें, मतलब गणित के साथ अगर खेलते हैं तो गणित का खेलने दूसरा सेंस में नहीं लेना है, गणित के साथ खेलना है, गणित से नहीं खेलना है। गणित के साथ खेलने का मतलब गणित के साथ मज़े से रहना है, मज़े से उन चीज़ों को अपने साथ लगा करके चलना है। तो बात करते हैं सर क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की पैटर्न की, क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न की, वो भी हम लोग जो आगामी परीक्षा 2025 देने वाले हैं उसकी अगर न्यू पैटर्न की बात करें तो न्यू पैटर्न मैथमेटिक्स का देखने वाला है। तो मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स, कितना मार्क्स, 100। इस 100 मार्क्स में सर एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारी नया आई है, उस एग्ज़ाम पैटर्न में 2 प्रकार से चैप्टर का डिवीज़न होता है। एक आपको सब्जेक्टिव टाइप, दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में आपको 50 अंक और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कितना अंक पूछा जाता है, तो बच्चे आप कहेंगे सर 50 मार्क्स। सब्जेक्टिव टाइप उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि
ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सब्जेक्टिव। दोनों में आप ये अंतर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं ज़्यादा टफ और ज़्यादा आप कहें तो मॉडरेट प्रश्न, आपको चीज़ें फंसने वाले आपको ऑब्जेक्टिव ही माना जाता है। क्योंकि ये इसलिए बच्चे कर रहे हैं कि हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि डराने की काम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अक्सर बच्चे ऑब्जेक्टिव से ही मार खा जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग रणनीति हम लोग अपनाने वाले हैं, और आपके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, है ना बच्चों। तो आपको ऑब्जेक्टिव के पे भी हम लोग का अलग से तैयारी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में कितना अंक, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 100 अंक अगर बता रहता है तो 100 मार्क्स, एक सब्जेक्टिव 50 अंक सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कितना अंक, तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब बच्चे अगर बात करें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा ये कितने प्रकार से बता रहेगा, तो आपको 2 प्रकार से। कितनी प्रकार से, तो बच्चे 2 प्रकार से। एक 2 अंक स्तरीय जिसमें 30 प्रश्न बनाएं, यानी 30 प्रश्न में से कितना बनाना होता है, 15 प्रश्न बनाना होता है। 30 प्रश्न में से कितनी प्रश्न बनाना होता है, तो बच्चे 15 प्रश्न बनाना होता है, जवाब देना होता है। यानी 15 और प्रत्येक पे कितना अंक, तो 2 अंक मिला करके कितना अंक हो जाता है हम लोग का, 30 अंक हो जाता है, 30 मार्क्स हो जाता है। और दूसरा टाइप की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव का दूसरा टाइप हो जाता है 5 अंक स्तरीय, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 5 अंक मिलता है एक प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हैं। 5 अंक स्तरीय कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो 8 प्रश्न, टोटल कितना, 8 प्रश्न। लेकिन मेरे प्यारे भाई जवाब कितना का देना होता है, तो 4 प्रश्न का, जिसमें सिर्फ कितना प्रश्न बनाएंगे आप लोग, तो 4 प्रश्न। आप लोग कहेंगे जी हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। 5 अंक स्तरीय का 8 प्रश्न टोटल पूछा जाता है, और इस 8 प्रश्न में जवाब जो देना होता है वो सिर्फ 4 प्रश्न का, यानी 50%। गणित आप लगा लीजिए, समझ में चीज़ें आ जाएगा कि आधा प्रश्न का जवाब देना होता है। तो बच्चों 8 प्रश्न में 4 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, और प्रत्येक में 5 अंक है, तो 4 पंचे कितना हो गया, तो 20 अंक। तो 30 अंक यहाँ से आपको मिल गया 2 अंक स्तरीय। 30 में 15 प्रश्न बनाएंगे, तो 15 प्रश्न बनाएंगे तो आपको मिलेगा 2 अंक प्रत्येक पे, तो 15 दूना 30 और 20 कितना 50। तो मतलब हम लोग का क्लियर हो गया सब्जेक्टिव। आप लोग कहेंगे जी हाँ जी सर सब्जेक्टिव समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक क्या 2 अंक स्तरीय, दूसरा क्या 5 अंक स्तरीय। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट होता है कि टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव एक ही टाइप होता है, बहुविकल्पिक प्रश्न होता है जिसमें ऑप्शन दिया रहता है आपको, वो 1 अंक स्तरीय। 1 अंक स्तरीय अगर प्रश्नों की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, 100 प्रश्न मिलने वाले, जिसमें जवाब कितना का देना है, 50 प्रश्न का जवाब देना है। अब 50 प्रश्न में प्रत्येक में आपको 1 अंक मिलता है। 1 अंक अगर आप बनाते हैं, 1 अंक का सवाल बनाते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ प्रॉपर रूप से 1 मार्क्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्स भी अपना आप में इम्पोर्टेंट है। तो 50 प्रश्न में टोटल कितना अंक हो गया, तो 50 मार्क्स। आप लोग भी कहेंगे जी हाँ जी सर 50 मार्क्स। तो 50 अंक यहाँ से मिल जाता है बच्चों। आप लोग देखें तो 50 अंक आपको सब्जेक्टिव से, 50 अंक ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाता है। फिर 100 आपको क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे भाई आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो रणनीति की, तो अगर आप अच्छे से 100 मार्क्स गणित में लाना चाहेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और इस पे आप काम करके अच्छे से ला सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव आपको पता है 2 अंक स्तरीय होता है जिसमें 30 प्रश्न होता है। मजे की बात तो ये है सर कि 30 में से जवाब आपको सिर्फ 15 का देना पड़ता है, तो 15 दूना 30 अंक हो गया ये। अब अगर आगे की बात करें तो 5 अंक स्तरीय होता है, सब्जेक्टिव में ही 8 प्रश्न टोटल होता है, उसमें भी आधा प्रश्न सिर्फ आपको बनाना होता है, 4 प्रश्न। और 4 प्रश्न अगर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 4 पंचे 20 अंक मिल जाता है। तो 20 अंक 30 अंक ये 50 हो गया, किसके लिए, तो सब्जेक्टिव के लिए। और 50 मार्क्स आपको किस में मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स, प्रत्येक 1 मार्क का 100 प्रश्न इसमें मिलेगा, दुगुना प्रश्न मिलेगा आपको जिसका आधा जवाब देना है। 50 प्रश्न का जवाब देते हैं तो 50 गुना 1 ऑब्जेक्टिव पे 1 मार्क, जिसमें आपको 50 मार्क्स मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि सर आपको एग्जाम पैटर्न भी और सिलेबस भी अच्छे तरह से जानकारी हो गया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरे प्यारे भाई आप लोग को ज़िंदगी में भटकाहट नहीं होनी चाहिए, भटकना ये ज़रूरी नहीं होती है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस रहे, भटकाने वाले ढेर सारे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को आप देख रहे होंगे कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, बट संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मतलब अगर आप ठान लिए तो ठान लिए, क्योंकि सर दशरथ मांझी को तो आप जानते ही होंगे।
एक पहाड़ को, बड़े से पहाड़ को किस तरह से वो सिर्फ एक छेनी हथौड़े से एक रास्ता बना दिए थे, है ना सर। तो मेरे प्यारे भाई अभी तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ गया है जिनके मदद से, हेल्प से अभी आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से टारगेट एकेडमी के साथ जुड़ करके बहुत सारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। लेकिन उस समय की बात सोचिए जो छेनी हथौड़ा से न सिर्फ प्रयास रत्न बल्कि वो सक्सेस भी यानी सफल भी हो गए। दुनिया कितना उसको